नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से धरा चैनल में स्वागत है। धरा चैनल के अंदर आपको धरा के विविध रंगों से परिचित करवाया जाता है। साथ ही धरा यानी धरती पर होने वाली विभिन्न फसलों से भी आपको परिचित करवाया जाता है। इसी कड़ी के अंदर आज हम खड़े हैं गुजरात राज्य के अंदर सूरत डिस्ट्रिक्ट के उमरपाड़ा तालुका के अंदर हम धान के खेत के अंदर, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में डांगर, दक्षिण भारत के अंदर पेड़ी, इंग्लिश में आप कहोगे राइस, या फिर आप जिसे चावल के नाम से जानते हो, तो उसी जो चावल जिससे संपूर्ण विश्व के अंदर, विशेषकर दक्षिण एशिया के अंदर और दक्षिण भारत के अंदर विशेष रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी खाने के लिए। हम खाने की बात करें तो कृषि खाद्य फसलों के अंदर गन्ना और मक्का को छोड़ करके चावल विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा होने वाली तीसरी फसल मानी जाती है। अब इसकी जब हम इतिहास की बात करें कि चावल का इतिहास क्या है, तो चावल के इतिहास के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी चीन के इतिहास से मिलती है। यानी चीन के अंदर सबसे पहले ईसा से 5000 वर्ष पहले चीन के अंदर चावल की खोज की गई थी। और भारत के अंदर भी हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, यानी ईसा से 3000 वर्ष पहले चावल की खेती के हमें साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से हैं, धोलावीरा आदि इन जगहों से, यानी गुजरात के अंदर ही अवस्थित इन क्षेत्रों से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिलते। हालांकि जिससे हम थाली के अंदर चावल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उस फसल के रूप में जो वो होता है तो उसे चावल के नाम से नहीं जानते, जिसे हिंदी भाषा में धान के नाम से, और यहाँ गुजरात क्षेत्र के अंदर स्थानीय भाषा के अंदर इसे डांगर के नाम से जाना जाता है, कहीं इसे पेड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी विभिन्न किस्में भी हमें जगह जगह देखने को मिलती हैं। तो अब सबसे पहले हम आपको इनके विभिन्न भागों से परिचित करवाएंगे कि आखिर इस चावल के विभिन्न भागों को किस नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में हम इनकी रोपाई किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद में इसमें पानी किस तरीके से देते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इन तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब आपको थोड़ा इससे पहले ये भी बता दें कि चावल आखिर होता कहाँ है, यानी धान की खेती कहाँ पर होती है। तो धान की खेती दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, जिसमें अपना भारत आ गया, चीन आ गया, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, कोरिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, और इंडो चाइना के जो देश है वो देश प्रमुख रूप से विश्व के अंदर धान के उत्पादक रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। धान का पौधा वैसे तो 2 मौसम के अंदर इसकी पैदावार ली जाती है। ये उष्ण और उपोष्ण जलवायु के अंदर पनपने वाला पौधा है। जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए उपलब्ध हो, उस क्षेत्र में ये वर्ष के अंदर यानी रबी और खरीफ दोनों ही ऋतुओं के अंदर इसका उत्पादन लिया जा सकता है। अब इसकी हम जैसे बात करें कि इसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो इसके लिए सर्वोत्तम प्रकार की तो चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में एक तो पानी की नमी ज़्यादा बनी रहती है, इसके अलावा जो पानी है वो पानी खोने की दर कम रहती है, यानी जो पानी है वो ज़्यादा समय तक इस प्रकार की मिट्टी में टिका रहता है। इसके अलावा मटियारी है, मटियारी, दोमट, काली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी के अंदर चावल की फसल आराम से पनपती और अच्छी पैदावार भी हमें प्रदान करती है। अब बात करें ज़मीन का पीएच क्या होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो ज़मीन का पीएच मान भी कुछ होना चाहिए। तो जैसे चावल की खेती के लिए पीएच मान सबसे अच्छा माना जाता है वो 6.5 माना जाता है, यानी 5.5 से 6.5 के बीच में अगर ज़मीन का पीएच मान है तो वो सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी चावल के लिए मानी जाती है। इसके अलावा 4 से लगाकर 8 पीएच तक की जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसमें चावल की खेती की जा सकती है। इसके अलावा जो क्षारीय, लवणीय मिट्टी के अंदर भी कुछ जो भूमि सुधारक है, जिप्सम वगैरह जैसे हैं, उनका प्रयोग करके उस मिट्टी को भी खेती के लायक बनाया जा सकता है। यानी जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहाँ आराम से चावल की खेती की जा सकती है। जैसे इंदिरा गांधी नहर आने के बाद राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्र में भी अब चावल की खेती होने लगी है।
इसके अलावा अब मौसम की बात करें तो वैसे चावल की फसल 120 दिन यानी 3 महीने से लगाकर 5 महीने के अंदर इसकी विभिन्न किस्में अलग अलग, जैसे आप अभी सामने देख रहे हो, ये थोड़ी भारी किस्म कहते हैं जो बासमती चावल की है। उसके अंदर अभी जो मेजर आई है और इसके जो बाली लगी है जिसे कंठमाला के नाम से जानते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर आप देखोगे ये जो पौधा है इसके अंदर ये छोटी छोटी जो लगी है इसको अपन हिंदी भाषा के अंदर मेजर मिमजर इस नाम से हम जानते हैं। ये पौधों के अंदर अभी लग चुकी है। और जो ये माला है इसको हिंदी में बाली कहते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग इसे कंठी के नाम से जानते हैं, यानी इसके अंदर ये दाने लगते हैं और यही दाने पककर जाते हैं तो इनको धान के नाम से जाना जाता है। फिर इस धान को मशीनों के अंदर इसकी सफाई की जाती है, यानी इसके ऊपर जो ये कवर है वो हटाया जाता है, जो आगे हम वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। उस हटाने के बाद फिर वो हमारे थालियों तक पहुंचता है, यानी उसे ही हम चावल के नाम से जाने जाता है। अब इसके तापमान की बात करें तो वैसे औसत इसका तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस फसल की अच्छी पैदावार के लिए 21 डिग्री सेल्सियस तापमान या उससे थोड़ा अधिक यानी लगभग 21 डिग्री तापमान के आसपास सेल्सियस में तापमान होना चाहिए। और साथ में इसकी अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। साथ में ही इसके पकने के समय, जैसे कि ये फसल देख रहे हो, अब हम अलग खेत के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर ये चावल की खेत आपको पीले कलर की दिख रही है, यानी यहाँ पर ये धान की फसल पक चुकी है। तो इस पकने के समय में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात ये होती है कि रात्रि के समय तापमान बिल्कुल कम होना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं कि जिसमें पाला पड़ जाए, इस टाइप का तापमान नहीं होना चाहिए, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी रात्रि के समय कम तापमान चावल की पैदावार के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, ये जो चावल है ये पक चुका, यानी धान की फसल पक चुकी है। इसको जो कंठी है उसके नाम से जाना जाता है। अभी इसके दाने आ चुके हैं और फिर अब इसके अंदर जो सिंचाई है वो बंद कर दी गई है और लगभग ये 4 से 5 दिनों के अंदर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी धान की रोपाई किस तरीके से होती है। तो पहले धान की रोपाई 2 तरीके से होती है। एक तो सीधा इसकी बीज की बुआई करते हैं और दूसरा इसका रोपाई की जाती है, यानी पहले जो धान के सर्वोत्तम बीज होते हैं उन बीज की हम रोपाई करते हैं। उसके रोप तैयार करते हैं अच्छी मिट्टी के अंदर एक जगह रख करके, जैसे हम मिर्ची का वगैरह का या अन्य जो सब्जियां होती है जैसे बैंगन वगैरह उनका हम रोप तैयार करते हैं। वैसे इन बीजों को अच्छी ज़मीन के अंदर अच्छी खाद पानी डाल करके इनकी रोप तैयार करते हैं। और रोपाई करने के लिए इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। खेत के अंदर पूरा पानी यानी 5 से 6 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। पहले रोपाई करते हैं। रोपाई करने के लिए एक से दूसरे पौधे के बीच में 8 से 10 इंच की गैप होना चाहिए, जिससे पौधा, ये आप देख रहे हो ना इसमें, ये अच्छे से, क्योंकि ये पौधा है बिल्कुल इस तरीके से एक आध इसका तना नहीं होगा, ये काफ़ी समूह में निकलता है। 4 से 5 तने होते हैं जिसमें इसके एक के ऊपर कई सारी बालियां निकल आती हैं। यहाँ अंदर की साइड में आप देखोगे तो एक तने पर काफ़ी सारी बालियां लग जाती है, यानी एक ही जो रोप हमने लगाया है, एक ही पौधा जो हमने धान का लगाया है, उससे काफ़ी 4 से 5 तने निकलते हैं और उन प्रत्येक के ऊपर बाली आती है। दूसरा ब्यात का समय होता है और तीसरा फिर इसके अंदर जो पकने का जब समय आता उससे थोड़ा पहले, यानी जब ये बाली ऊपर आ जाती है, बाली आने का जो समय होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये बाली आ जाती है, तो बाली जब आते उस समय पानी की सिंचाई अच्छी होनी चाहिए खेत के अंदर। और जो चौथा समय दाना पड़ने का समय, जैसे पहले इसकी शुरुआत के पार्ट में आपको बताया मेंझर आई थी, फिर बाली की शुरुआत हुई। अब ये जो देख रहे हो ना आप, इसके अंदर ये दाना पड़ चुका है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाए। तो इस तरीके से ये पककर तैयार हो चुका है। अब जब फसल पककर पीली और कड़ी हो जाती है, अब ये पीली और कड़ी हो चुकी है, तो ये पकने को तैयार, तो उससे 15 दिन पहले उसके अंदर सिंचाई बंद कर दी जाती है। अब इस फसल के अंदर सिंचाई बंद कर दी गई है, यानी पानी देना बंद कर दिया गया है। और अब ये
4 से 5 दिन के अंदर ये फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। अब आजकल आधुनिक नई नई टेक्नोलॉजी के कारण कटाई भी अलग अलग तरीके से होती है, यानी हाथ से भी कटाई करते हैं और मशीनों से भी कटाई होने लग गई। एक हैंड मशीन आती है, अभी हमें समय मिला तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हाथ से जो कटिंग होने वाली मशीन है, जो डीजल से चलती है, आप सारा कुछ हाथ से कंट्रोल होता है, उससे भी वह इसको काटा जा सकता है। अब कटाई के बाद में इसकी क्या करते हैं, छोटी छोटी इतनी हाथ के अंदर आ जाए इसकी पूली बनाते हैं, और पूली बनाने के बाद में उसकी कुटाई की जाती है। किसी लोहे का ड्रम हो, कोई इसी टाइप का स्टूल हो, या लोहे का या पत्थर का इसका कुछ हो, तो उस समय काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मशीन से जब निकाला जाता है तो इसका जो ये तना होता है, इसका चारा नहीं होता, ये चारा बिल्कुल इसका बारीक हो जाता है। तो इसी कारण जो स्थानीय लोग हैं अधिकतर, और जिनको खाली व्यावसायिक कृषि के लिए जो लोग करते हैं, वो तो सीधा थ्रेसर वगैरह जो मशीन है उनसे फटाफट काट के इसका दाना जो धान है वो अलग कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो हाथ से निकाल, जैसे जिस क्षेत्र में मैं यहाँ पर हूँ, ये ट्राइबल बेल्ट है, इस क्षेत्र के अंदर लोग हाथ से ही निकालते हैं। तो इसके लिए अधिकतर मानव श्रम की ज़रूरत होती है, यानी इसकी कुटाई के लिए बहुत सारे इसको पीटते हैं, उसके अंदर लोहे के ड्रम या किसी में मारते हैं, तो दाना जो होता है ये अलग हो जाता है। अब ये दाना अलग होने के बाद अगला प्रोसेस है, वो अच्छी हवा होनी चाहिए। हवा नहीं है तो आजकल तो लाइट का साधन है, तो लाइट के कारण लोग क्या करते हैं कि पंखा लगा दिया और पंखे के सामने इसको ऊंचाई से इसके जो धान है उस धान के दानों को गिराते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो अच्छा पका हुआ दाना होता है वो नीचे गिर जाता है, एक जगह जम जाता है, और जो हल्का यानी जो कच्चा दाना है वो होता है वो उड़ करके दूर चला जाता है। और उसके बाद में अगला जो प्रोसेस है वो इस धान को कट्टों में, बोरी में, जिसमें भी पैक करके साफ करने के लिए यानी सफाई के लिए मशीनों में ले जाया जाता है। आजकल तो गांव-गांव में ऐसी जो घंटी जैसी मशीनें आ जाती है जिसके अंदर साफ किया जाता है। ये थोड़ा ऊपर जो आपको अभी दिख रहा है ना, इसको धान इसीलिए बोलते हैं। इसके ऊपर जो ये भूसी लगी हुई है, इस भूसी को इससे अलग किया जाता है। जब ये भूसी अलग हो जाती है तो इसके अंदर से वाइट वाइट जो चावल निकलता है। तो ये कुल मिलाकर के जो चावल है उसका प्रोसेस है, जिसके अंदर चावल की रुपाई से लेकर कटाई तक और उसके बाद में भंडारण कर दिया जाता है। लोग अपनी ज़रूरत का अपने घर में रखते हैं और बाकी मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।